उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना और बिंदाल किनारे साल दर साल इतना अतिक्रमण हुआ है कि अब नदियों का अस्तित्व ही खतरे में है। एनजीटी से लेकर हाई कोर्ट ने कई बार अतिक्रमण को लेकर आदेश दिए, लेकिन बार बार वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने अध्यादेश लाकर बस्तियां को संरक्षण दिया है। अब हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है, तो सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि 30 जून तक अतिक्रमण को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन शपथ पत्र में कही गई बातें पर भी यकीन करना मुश्किल है। इधर सरकार ने शिखर फॉल से लेकर मोथरोवाला संगम तक के 22 किलोमीटर के हिस्से की भूमि को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित कर दिया है। ऐसे में अब शिखर फॉल से लेकर मोथरोवाला संगम के बीच दोनों तटों से लगे 77 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए अनुमति लेनी होगी। देहरादून में इन दोनों नदियों किनारे सैकड़ों की संख्या में मलिन बस्तियां बसी हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नदियों किनारे बसे ज़्यादातर मकान फ्लड जोन में हैं। ऐसे में अगर किसी साल नदियों में बाढ़ आ गई तो भारी नुकसान भी होगा। मलिन बस्तियों में हजारों की संख्या में वोटर्स रहते हैं, इसलिए ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष से लेकर खुलकर बोल पाता है, क्योंकि बात वोट बैंक की है। शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नदियों किनारे अतिक्रमण भी। कई बार एनजीटी और हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश भी दिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच की गई। कुछ मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, लेकिन फिर से वहां अतिक्रमण हो गया। मलिन बस्तियों को लेकर सियासत तो वर्षों से चली आ रही है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। सरकार ने कई किलोमीटर के एरिया को बाढ़ क्षेत्र भी घोषित कर दिया है, जिसमें करीब 400 मकान और दुकान दायरे में आ जाते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इन मकानों पर बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। देखिए, अध्यादेश मलिन बस्तियों को न हटाया जाए, इसके लिए अध्यादेश लाया गया और जो मकान बने हुए हैं उनको किसी भी तरह से हटाया न जाए। और ये अध्यादेश 3 बार आ गया है, यानी कि ये अभी 27 तक है अध्यादेश। और मुझे लगता है कि जो सरकार ने एक डिसीजन लिया है, कैबिनेट की बैठक में भी कहा है, जो अन्य लोग जो एकदम नदी पे ही बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको लेकर के एक चेतावनी भी है और नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब रिस्पना नदी आती है या बिंदाल नदी आती है तो फिर स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है, भयंकर हो जाती है, किसी का नुकसान न हो, इसके लिए ये चिन्हीकरण किया गया है। और जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, उसके परिपालन के तहत कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और इस विषय को लेकर के सरकार से भी बातचीत करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई नुकसान भी न हो किसी का। और जिन्होंने एकदम नदी के किनारे, नदी के पास ही बना दिया और अतिक्रमण के दायरे में आता है, उनको हटाना चाहिए। देखिए, 8 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है और लगातार अतिक्रमण अगर हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी उसको रोकने की? इसका मतलब है कि सरकार और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। अगर अवैध अतिक्रमण बढ़ा है तो निश्चित तौर पर ये सरकार की उदासीनता के कारण बढ़ा है। और अब जिस तरीके से लोगों के घरों पर निशानदेही की जा रही है, इससे लोगों में भय व्याप्त है। और अगर किसी का जो है विस्थापन बहुत जरूरी है तो उसके लिए सरकार को उसके पुनर्वास की योजना सामने लानी चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और हर बेघर को घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। आप अगर घर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको उसको उजाड़ने का अधिकार भी नहीं है। और अगर अतिक्रमण हुआ है तो ये सरकार की लापरवाही से हुआ है, सिस्टम की लापरवाही से हुआ है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के समय में अगर अतिक्रमण हुआ है तो आपको याद होगा, कांग्रेस की सरकार मलिन बस्तियों के लिए नीति लेकर के आई थी, जिस पर काम भी शुरू हो गया था। हमने कहा था कि जो खतरे की जद में है वहां प्रोटेक्शन के काम किए जाएंगे, जो विस्थापित हो सकते हैं उनको विस्थापित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है आप बेघर को वैसे ही उजाड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है, लोगों को जो है छत देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो लोगों के बसे बसाए घर
और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से नदियों के किनारे अतिक्रमण भी बड़ी संख्या में हो रहा है, तो आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है इन मामलों में? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए, चाहे बिंदाल नदी की बात हो, चाहे फिर रिस्पना की बात हो, दोनों ही नदियाँ जो है वो अगर उनकी बात करें तो करीब 22 किलोमीटर का एरिया बताया जा रहा है, जिसको ये कहा गया है फ्लड जोन में है। और कहीं ना कहीं ये जो है अवैध अतिक्रमण में हुआ है, और 300 से 380 के लगभग जो दुकान है, मकान है, बताए जा रहे हैं कि ये जो है नदी में बने हुए अतिक्रमण हुआ है। देखिए, इसको लेकर के चाहे फिर कांग्रेस की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, दोनों ही सरकारों में अतिक्रमण हुआ है। लेकिन दोनों ही सरकार एक दूसरे के, दोनों ही जब सरकार रही है, एक दूसरे पर जो है उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में इसको लेकर के जवाब तलब देना है, और उसके बाद जिस तरह से 30 जून का समय जो है सरकार ने शपथ पत्र देकर के मांगा है, तो ऐसे में लगता है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं फिर भी जो है सरकार कुछ और सोच रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर बिंदाल नदी की बात हो, चाहे रिस्पना की बात हो, अगर ये दोनों अपने अस्तित्व में आती है, तो आने वाले वक्त में कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और फिर उसके बाद ना जो है कांग्रेस के पास कोई कहने के लिए जवाब होगा, ना ही फिर जो है सत्ता में बैठी सरकार, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कोई भी उस वक्त अगर ऐसा होता है तो उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही नदियाँ आने वाले वक्त में कभी भी अपने जो है अस्तित्व में आ सकती हैं। क्योंकि जो है आने वाले मानसून की बात हो तो उस दौरान कई नदियाँ हमने देखी हैं जो लंबे समय तक जो है ऐसे रहती हैं कि वो सूखी रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो अपना अस्तित्व ले लेती हैं। तो ऐसे में ये चिंताजनक बात है। और ऐसे में जिस तरह से 380 मकान की कहा गया है कि वो जो है अतिक्रमण की जद में हैं और उनको हटाने की बात की जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार सरकार किस तरह से काम करती है, क्योंकि उसको लेकर के 3 बार लाया जा चुका है उनको बचाने के लिए। सीधी तौर पर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। ना कांग्रेस इनको हटाने की हटा पा रही थी, ना अब भाजपा हटा पा रही है। कारण यही है कि क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इनको ना तो हटाया जा रहा है और ना ही आगे कोई कदम उठाया जा रहा है। यही कारण है कि बार बार चाहे एनजीटी की बात हो, चाहे हाईकोर्ट की बात हो, उनको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और सरकार को इसके लिए जो है निर्देशित करना पड़ रहा है कि जांच करिए, उनको जो है अतिक्रमण को हटाइए। जी, लेकिन योगेश, क्या माना जाए, अभी फ्लड जोन की स्थिति क्या है? अभी कितने ऐसे मकान हैं जो फ्लड जोन में हैं, जिनको दिक्कतें हो सकती है बरसात के समय में? देखिए, जिस तरह से निकलकर सामने आया कि 380 ऐसे मकान और दुकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर आप समझिए कि 380 मकान कोई कम नहीं होते हैं। 380 मकान जो ये हैं जिनको ये निर्धारित किया गया है कि इस तरह से अतिक्रमण हुआ है, और ये कोई आज का अतिक्रमण नहीं है, ये पहले से चलता हुआ आया है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी अतिक्रमण हुआ है, और अब भाजपा की सरकार तब भी अतिक्रमण हुआ है। लेकिन समय ये है कि जब हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, तब उसके बाद जो है जाँच शुरू की गई और अध्यादेश ला करके कई बार इनको बचाने की कोशिश की गई। और मलिन बस्तियों को लेकर जिस तरह से निगम चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि एनजीटी के आदेश थे कि फ्लड जोन पर जो है कार्रवाई होनी है, उसके बाद जिस तरह से जो है सरकार ने अपनी बातें रखी, उसके बाद जो है उनको बचाने का प्रयास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरह से ये मकान निकलकर सामने आए हैं, ये दुकान है, इनको विस्थापन की बात जिस तरह से की जा रही है, इनको अध्यादेश लाकर बचाने की बात की जा रही है, तो आगे की प्लानिंग क्या है? आखिरकार इनको जो है अगर यहाँ से इनको संरक्षित करने की बात है तो आगे प्लानिंग क्या है, कहाँ लेकर जाया जाएगा और कहाँ इनको विस्थापित किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठकर आता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले वक्त में अगर नदियाँ अपना स्वरूप वापस लेती हैं, तो फिर उस वक्त जो मंजर होगा उसको क्या उस वक्त जो सरकार होगी, क्या वो उस वक्त जो है इसके लिए अपने आप को दोषी ठहरा पाएगी या उसके लिए जिम्मेदार मान पाएगी? क्योंकि आने वाले वक्त में नदियाँ कभी भी अपना अस्तित्व ले सकती हैं। ये कोई ऐसी आम बात नहीं है कि अस्तित्व नहीं लेगी, क्योंकि पहले बहुत सी नदियाँ ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व लिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मुद्दे पर क्यों सरकार गंभीर नहीं दिख पा रही है, या विपक्ष जिस वक्त लगातार अपने चाहे कांग्रेस अपने सरकार के दौर पर रही हो, उस तरह वक्त क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? क्योंकि अब तो एनजीटी बार बार कह रही है, उसके साथ साथ जो है हाईकोर्ट ने समय मांगा है। तो देखना है आखिरकार इस 3 जून तक जो 30 जून तक का समय मांगा गया, उस पर सरकार का क्या शपथ पत्र दिया गया है, उसमें फैसला लिया किस तरह का सरकार लेती है। जी योगेश, लेकिन क्या माना जाए, एनजीटी की ओर से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि फ्लड जोन में भी हैं और अवैध अतिक्रमण भी हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, एनजीटी की ओर से क्या कुछ रिपोर्ट जाहिर की गई है? देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि ये
नदी, दोनों ही नदियां ऐसी हैं जिन पर जो है अतिक्रमण हुआ है, और इसको लेकर के एनजीटी ने भी कहा था कि बार बार अतिक्रमण बढ़ रहा है, इस अतिक्रमण पर कहीं ना कहीं जो है जांच की जाए, और जांच के निर्देश दिए गए थे। और हाल ही में हमने देखा कि नगर निगम की टीम हो, चाहे फिर सिंचाई विभाग की टीम हो, राजस्व की टीम हो, ये तमाम टीम जो है वहाँ पर सर्वे करने गई थी, और सर्वे में निकल कर जिस तरह से बड़े पैमाने पर 380 मकान और दुकान सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मामला है, और ऐसे में गंभीर होने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार अध्यादेश लाकर इनको बचाने की बात तो ठीक है, लेकिन आखिरकार अगर ऐसे में इनको विस्थापित नहीं किया गया या इनके लिए सोचा नहीं गया, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है वो सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तो आपको हाईकोर्ट और एनजीटी लगातार चेताने का काम कर रहा है, क्योंकि वो लगातार अगर उनकी ओर से चेताया जा रहा है तो समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार हमें इस पर क्या एक्शन लेना है। क्योंकि अगर इस पर जो है सोच विचार नहीं किया गया, इस पर कोई रणनीति नहीं तय की गई, तो आने वाले वक्त में समस्या जो है उस जनता के लिए भी होगी जो वहाँ पर रह रही है, और फिर आपके लिए जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। और देखिए विशाल, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, चाहे सरकार हो, नगर निगम हो, वो हटाने के लिए वहाँ अगर जाती भी है तो सीधी तौर पर देखा जाए तो इतने लोग वहाँ पर हैं जिन्होंने इनको, हो सकता है इनको वोट भी दिया हो, तो ऐसे में वो लोग जो है कहीं ना कहीं इनका विरोध करेंगे, क्योंकि हर आदमी उम्मीद जताता है कि जो भी सरकार आएगी वो उनके लिए भले के लिए काम करेगी। लेकिन अगर ऐसे में कहीं ना कहीं उनको हटाने का, अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार वहाँ पर कोई कार्रवाई करने जाती है, तो निश्चित तौर पर जो है विरोधाभास भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए भी तमाम नेता जुड़े हैं। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही आशीष सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन पर। सचिन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से फ्लड जोन में ये मकान बने हुए हैं, एनजीटी बार बार रिपोर्ट भी दे रही है, आखिर क्यों सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है इस रिपोर्ट को? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, जो लोग इतने वर्षों से वहाँ पर जो है रह रहे हैं, उनको विस्थापित करने के लिए, उनको बसाने के लिए भी जो है सरकार के लिए एक चुनौती वाला काम है। क्योंकि यदि वहाँ से उनको हटाया जाता है तो उसके बाद वो कहाँ रहेंगे और क्या उनकी जो है रूपरेखा बनेगी, तो इसके लिए भी सरकार को फैसला लेना है। क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश हैं, तो उस पर भी जो है सरकार विचार कर रही है कि किस तरीके से जो है इनकी व्यवस्था बनाया जाए। क्योंकि अतिक्रमण आज का नहीं है, बहुत पुराना अतिक्रमण है, तो इसलिए जो है सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी जो है एक चुनौती है कि हम किस तरीके से ये व्यवस्था बनाएं। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार जो है बहुत जल्द कोई जो है ठोस एक्शन लेकर जो है इसमें कोई ना कोई व्यवस्था बनाएगी, जिससे जो है जो वहाँ पर अतिक्रमण करता है उनको भी कोई व्यवस्थित जगह पे विस्थापित किया जाए और अतिक्रमण भी वहाँ से हटा लिया जाए। तो इसलिए सरकार विचार कर रही है। देखिए आगे जो है जल्दी जो है इस पे कोई ना कोई एक्शन जो सरकार की तरफ से होगा। आशीष जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? क्योंकि आपकी भी सरकारें रही हैं प्रदेश में, और अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह के मुद्दे आप लोग बहुत कम उठाते हैं। हम लोग हमेशा इन मुद्दों को उठाने का काम करते रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था सभी नोडल अफसरों को, यानी सभी उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को, कि यदि कोई व्यक्ति भारत देश का नागरिक है और वो किसी सरकारी संपत्ति पर कोई झुग्गी झोपड़ी या आवास बनाकर रह रहा है और वो अतिक्रमण के दायरे में है, तो उसी संबंधित नोडल अफसर की जिम्मेदारी तय की गई थी कि उनको आवास बनाकर दे। राजीव गांधी आवास योजना और इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत इनको मकान दिए जाते रहे हैं। और एक चीज और है, जब हम इस बारे में बात करें तो ये भी समझे कि ये जो संपत्ति जिस पर कब्जा है ये देश की संपत्ति है और जिसने किया हुआ है वो देश का नागरिक है। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए यदि नदियों की सुरक्षा भी करनी है, सड़कों पर अतिक्रमण भी समाप्त करना है और सरकारी जो भूमि है उसका उपयोग करने के उद्देश्य से उसको भी मुक्त कराना है, तो साथ साथ ही उन लोगों को जो उस पर आवास बनाकर रह रहे हैं, जो बेघर है, जिनके पास पूरे देश में आवास नहीं है, तो उनको आवास मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने भी 2022 तक पूरे देश के लोगों को आवास देने की घोषणा करी थी। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पर अब हम और अधिक भरोसा कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया है, जब भी कोई सरकारी संपत्ति पर कब्जा होगा तो उस पर उनको मुक्त करा के उनको वहां से हटाकर एक जगह रिहेबिलिटेशन का काम करना है। ये चीज बिल्कुल समझने की जरूरत है, सरकारों को ये काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग सरकार में रहे तो हमने हमेशा इन दोनों योजनाओं का उपयोग किया। अब ये योजनाओं का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है, लेकिन यदि किसी को आवास नहीं मिला है तो उनको दिया जाना चाहिए। बिंदाल पुल के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो अतिक्रमण नदी के किनारे है वो तत्काल मुक्त हो और साथ ही लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि उनको आवास दिए जाएंगे। उसकी एक समय सीमा निर्धारित हो और माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार अपना
शपथ पत्र पेश कर दे और बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को दो चीजें इसमें करने की जरूरत है कि आगे इससे बिंदु से आगे कोई अतिक्रमण ना हो और मतलब जो सरकारी जमीनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दी जाए। दूसरा, जो आवास आवंटित किए जाते हैं वो आवास आवंटित पुनर्वास योजना के तहत किए जाने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो आज इसी समय से शुरू कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई 2, 4, 5 हजार से ज्यादा कोई आवास होंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में सबके मकान रजिस्टर कर दिए जा सकते हैं। लेकिन नियत होनी चाहिए तो सब साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं तो हम तो उनके साथ खड़े होंगे और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण के दायरे में रह रहे हैं तो उनको भी पक्का आवास मिलेगा। साथ ही जो अतिक्रमण है ये समस्या समाप्त होगी। सचिन जी, क्योंकि 30 जून तक का समय भी मांगा है सरकार ने कोर्ट से, तो क्या लग रहा है कि 30 जून तक इसको कर देंगे? क्योंकि एक के बाद एक 3 बार तो अध्यादेश आप ही लेकर के आई, आप ही की सरकार लेकर के आई, यानी कि बसाने का काम तो आप ही की सरकार ने किया है। देखिए 2 बातें हैं इसके अंदर जी। एक बचाने का विषय है और एक उनको बचाने का विषय है। हाँ। जहाँ तक अभी जो है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राजीव गांधी आवास योजना शुरू करी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि कितने आवास जो है देश के अंदर उन्होंने दिए थे और वर्तमान में जो है मोदी सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना में मिले। दूसरा आप ये बेवकूफी के सवाल मत पूछिए कि कितने आवास मिले, आपने कितने दिए आप उसने बताइए। विषय पे नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लें। बिल्कुल सचिन जी, बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूँ आपने कितने दिए वो बताइए जरा। अतिक्रमण जिनके समय पे हुआ वो सवाल नहीं है। अतिक्रमण जिनके समय पे हुआ उस समय वो मौन थे और आज अगर भारतीय जनता पार्टी अरे आप तो बोलने वाले आ गए ना, तो आप दे दीजिए ना, बताइए ना, आप सवाल के जवाब दीजिए। स्थापित करने के लिए जो है सरकार अध्यादेश लेके आई है कि वो भी मानव है, उनको भी रहने का, उनको भी छत की जो है अपनी आवश्यकता है जितना है सामान्य मिडिल क्लास। 2022 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने की थी, तो क्या हुआ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सरकार की मंशा, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे धामी सरकार हो, मंशा ये है कि जिन लोगों का वहां से मकान उजड़े या जिनको वहां से हटाया जाए उनको कहीं विस्थापित किया जाए। तो इसके लिए सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से जो है सरकार का प्रयास रहेगा कि हर किसी व्यक्ति को जो है अपना आवास मिले और लगातार सरकार के प्रयास हैं भी। और आज जो है पूरे देश भर में लाखों आवास बांटे जा चुके हैं, लाखों आवास की चाबियां वो तो मुझे लग रहा है भाजपा वालों को बटे। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ खैर आपके समय पे तो आपके राजीव गांधी देहरादून में कितने दिए आप जरा बताइए। मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 90 पैसे बीच में गायब होते हैं। ये पुराना भाषण मत उठाइए, उन्होंने सच स्वीकार किया। आप बताइए ना कितने आवास दिए आपने देहरादून में या उत्तराखंड में? जो आपकी सरकार की विफलता है, जो आपकी सरकार में जो होता था वो भाजपा नहीं देंगे, केवल भाषण। और अगर कहीं आपको लगता है कोई जो है जिस तरीके से आपके यहाँ जो है हर योजना का लाभ केवल आपके मंत्री और आपके नेता के पास रहता है, जैसे कि अभी हेरल्ड केस के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो है बहुत बड़ा वो भी झूठ है, वो भी झूठ है, उसका जूता भी आपके चेहरे पर लगने वाला है। तो मुझे लगता है कभी आप ये आंदोलन आम जनता के तो आज देश से जो है कांग्रेस मुक्त ना होता। झूठ का मुकाबला हो रहा है, झूठ का मुकाबला होगा, इसलिए जो है बोलने वाले का मुंह काला होगा। आशीष जी, सचिन जी, एक एक करके सचिन जी बात पूरी करिए। वर्तमान में जनता के लिए कुछ किया होता तो निश्चित रूप से आप भी आज कहीं ना कहीं टिकते। आज जो है जो हालत कांग्रेस की होगी वो यही है कि अपने नेताओं को बचाने के लिए आप सड़क पर आ रहे हैं। आशीष जी, अच्छा अगर जिस तरह से फ्लड जोन में 380 मकान बताए भी जा रहे हैं, अगर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बरसात ज्यादा आ जाती है, पानी ज्यादा आ जाता है, कल के दिन भगवान ना करे कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी ये होंगे जो नेशनल हेराल्ड पे चुटकुले बना रहे हैं, ये बताएंगे ना। जिम्मेदारी से जवाब देने के बजाय ये नेशनल हेराल्ड पे पहुंच गए, इसका मतलब ये इस इतने गंभीर मामले को लेकर इनकी गंभीरता स्पष्ट होती है। मैंने इनसे पूछा कि प्रधानमंत्री ने 2022 का वादा किया हुआ था, कितना काम हो चुका है जरा बताइए तो सही। तो वो इन्हें मालूम ही नहीं है। ये लोग जिम्मेदार है, ये लोग जिस तरह से तमाम योजनाएं लाल किले से लेकर और परेड ग्राउंड से बोलते हैं और मौके पर जीरो निकलती है, और जब कोई सवाल पूछे जी कांग्रेस में ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था। अरे भाई शासन में आप लोग हो, हम कोई घर से पकड़ के सरकार थोड़ी बनाई हमने आपकी। आप ज्यादा सांसद लाए, ज्यादा विधायक लाए, सरकार बनाई आपने, तो करिए ना काम करते वक्त घबराहट। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों ही सरकारों में अतिक्रमण हुआ, दोनों ही सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। देश में जो है अधिकतम समय जो है कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे देश में अतिक्रमण भरा है, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं ने भी किया हो। वर्तमान का केस दिखा रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो
जिस प्रकार से जो है पूरे देश में जो है एक लंबा अरसा जो है सरकार का रहा है, तो निश्चित रूप से जो अतिक्रमण देन जो है कांग्रेस की है। नहीं तो वर्तमान आपने में भाजपा पिछले 11 सरकार को साल में मकान क्या देकर, क्या आवास देकर, सचिन जी, बता तो दीजिए। आशीष जी, सचिन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये केवल वोट बैंक के लिए किया जा रहा था अब तक? देखिए, जो विफलताएं पुरानी कांग्रेस की सरकार की रही है, वर्तमान में भाजपा सरकार उनको सुधारने का काम कर रही है। भाजपा ने कभी किसी को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा है। लेकिन भाजपा फिर का 3 केवल बार एक ही ध्येय है अध्यादेश लाया कि गया, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्कुल, अलग अलग आवास इसलिए- योजना भी है जी। इसलिए अध्यादेश लाया गया कि जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है वो मानव है, वो जीव है, उसको निकाल कर आप कहीं पर भी जो है सड़क पर जो है मरने की- लेकिन उसके लिए तो आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए और भी तमाम योजना लेकर के आए, उनको घर दिए जा सकते थे, गरीबों को घर देने की तो योजना है ये जी। सरकार सस्ते आवास बनाकर जो है इन लोगों को देना चाहती है, दे रही है। कब तक? क्योंकि एक लंबा समय जो है बिल्कुल निश्चित जो है बहुत जल्द जो है इनके लिए भी जो है व्यवस्था बनाई जाएगी, नहीं, ताकि जो है इनको भी नहीं, घर अभी मिले। इनसे तो सिर्फ जल्दी ये होगा, सवाल क्योंकि पूछ एक लीजिए, लंबा मेरा एक अरसा जो सवाल है, है रोहित जी। 2 साल जो है कि कितने देश जो है आवास कोरोना चाहिए जैसी गंभीर देहरादून में बीमारी से वर्तमान जूझ रहा है। पूरा विश्व जो है अच्छा आशीष जी, उसके ठीक है, आप चपेट उनकी में रहा है। सरकारों पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी सरकारों ने क्या किया इन मलिन बस्तियों के लिए, आप भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी से बताऊंगा और आपको 60 सेकंड सुनना है। जी। जिस वक्त हमारी सरकार थी उस वक्त इतना अतिक्रमण शहरों पर नहीं था। हम्म। शहरों में बहुत ज्यादा लोग शिफ्ट नहीं होते थे। हम्म। अब जब शहरीकरण होना शुरू हुआ तब लोग शहरों में आना शुरू हुए और लोग वो जो गांव में भूमिहीन थे, अपनी गांव की संपत्ति बेचकर या थी नहीं उनके पास संपत्ति, खेत में काम करने वाले मजदूर थे, वो जो शहरीकरण जब हुआ है तभी तो अतिक्रमण शुरू हुआ। और तभी तो बताएंगे, आप बताइए बिंदाल पुल जो बना हुआ है, वो जो नदी है उसके किनारे की जमीन किस विभाग की है? वो तो नदी की जमीन है। नदी की जमीन पर जब पहला मकान बना होगा तो हो सकता है उसको नोटिस ना हो, दूसरा ना हो, लेकिन जब आपने ये प्रधानमंत्री ने 2014 में लाल किले से कहा कि 2022 तक सबको पक्के आवास देंगे और आज चल रहा है 2025, तो इन्होंने देहरादून में कुछ गिना तो होगा, कुछ सर्वे तो कराया होगा, उस सर्वे का नाम बता देंगे जरा कहाँ है और वो किस दफ्तर में वो फाइल मिलेगी। ये केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई और जब अतिक्रमण की बारी आती है तो ये अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बोलते हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया। हमारी पार्टी का ये कहना नहीं तो जब बस रहे थे तभी क्यों नहीं रोका गया आशीष जी? मेरा सवाल ये भी तो है, क्योंकि सरकारें तो आपकी भी रही, 2 बार रही और अच्छी खासी रही दिनों तक। सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण होता है उसका एक तरीका होता है। पहले आदमी एक कच्ची छोटी सी टेंट डाल के रहना शुरू करता है वहाँ पे। जब वो टेंट डाल के रहता है तो वो अस्थायी निर्माण है, तो वो अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता। बिल्कुल स्पष्ट है, अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश है, यदि पक्का निर्माण है तो वो अतिक्रमण के दायरे माना जाएगा। अब पक्का निर्माण कब किया गया उसे छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो उनको आवास मिलने थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो उसके बाद सबको आवास देने की बारी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी आवास योजना, यानी राजीव गांधी शहरी आवास योजना और इंदिरा गांधी ग्रामीण आवास योजना, इनके तहत देने का काम शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण देकर एक समय सीमा तय कर दी और साथ साथ इन दोनों योजनाओं का नाम बदल के एक साथ करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया। तो हमें कह रहे हैं ना, पिछले 11 साल में आपने कौन सा काम किया है? हमें कह रहे हैं उसका सर्वे तो हुआ होगा। सचिन जी एक जल्दी से एक आपका भी रिएक्शन चाहूंगा कि किस तरह से अब क्या कुछ करने जा रही है सरकार इन लोगों के लिए, ताकि इन लोगों को बसाया भी जा सके और फ्लड जोन से भी हटाया जा सके। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि सरकार जो है, सरकार के ने जो वादे जो है किए हैं, निश्चित रूप से जो है उन वादों को ही पूरा करने के जो है सरकार की तरफ से प्रयास है और निश्चित रूप से जो है इनको विस्थापित करने से पहले, क्योंकि बसाने का काम जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया, जिस प्रकार से उसकी अनदेखी हुई है, जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जो है आज वर्तमान में जो अतिक्रमण है एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसके लिए जो है सरकार को ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से जो है सरकार इनको आवाज बना के इनको जी बिल्कुल। सचिन जी, आशीष जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरह से 2016 के बाद से जो सर्वे की रिपोर्ट भी मांगी है हाईकोर्ट ने, अब उसको लेकर के किस तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जवाब देने के लिए किस तरह का जो फॉर्मेट है वो अपना भी रही है पार्टी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाईकोर्ट ने समय दिया था 4 हफ्ते में, कहा था कि जो है सर्वे करा करके इसको जो है वो जमा करना है, और उसके बाद जिस तरह से तमाम विभागों को एक जॉइंट करके एक टीम बनाई गई थी और वो सर्वे कर रहे थे, और जिसमें खुलासा हुआ है कि 380 और कई ऐसी बस्तियां हैं जो
इसमें फ्लड जोन में आ रही हैं, उनको सर्वे करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन शपथ पत्र देकर के 30 जून तक का समय मांगा गया है। अब देखना आखिर ये है कि उसको लेकर के पूरी जो रिपोर्ट तैयार की गई है, सर्वे रिपोर्ट है, उस पर जो है राज्य सरकार किस तरह से उसको पेश करती है, आखिरकार इनको लेकर के किस तरह से नई रूपरेखा बनाती है, क्योंकि अध्यादेश ला करके इनको बचाने का काम, इनका विस्थापन के लिए क्या विचार है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आखिरकार सरकार इसको लेकर क्या सोचती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, जब इनकी सरकार रही है अतिक्रमण फैला है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वोट बैंक का कहीं ना कहीं मसला आता है। और आज भी वही समय, वही मजबूरी बनती है और वही चुनौती सामने आ रही है कि अगर इनको हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए, क्योंकि हटाने के लिए इनको बचाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है, लेकिन हटाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए H&N 24/7। नमस्कार।